हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज पे। और आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ बहुत ही रोचक गेस्ट उपस्थित हुए हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे और उस पॉडकास्ट में हमेशा एक चीज देखे होंगे कि जो भी आते हैं सब सक्सेसफुल आते हैं और उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी देख करके लोग इंस्पायर होते हैं और अपने जीवन में उस चीज को धारण करते हैं और वो भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। आज के जमाना में कोई फेल नहीं होना चाहता है, लेकिन आज हम जिस गेस्ट को अपने यहाँ इनवाइट किया अपने सेट पे, वो नीट ड्रॉप आउट है। आप समझ सकते हैं कि नीट जो कि मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा, जिस तरह से यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च एग्जामिनेशन होता है, उसी तरह से अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो नीट सबसे सर्वोच्च एग्जामिनेशन में से आता है। तो नीट ड्रॉप आउट हम एज पेरेंट्स को अपने सीट पे इनवाइट किया है। आज इनसे मिल करके नीट के हर वो जो डाउट आपके अंदर भी है, जो हमारे अंदर भी है, ड्रॉप आउट के बाद से क्या करना चाहिए, या नीट तैयारी करने के बाद से अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो वो नीट छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं होता है जो आपको एक सक्सेसफुल की दिशा देती है। वो सारी चीज जानेंगे आज इस वीडियो में। हमारे गेस्ट बहुत ही रोचक तथ्य से वो सारी चीजें डीपली में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नीट हमें उतना नीट के बारे में बहुत सारी चीज, जो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी करने वाले होते हैं, जी सर, तरह तरह की चीजें में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर अपनी जो स्ट्रगल होती है जर्नी को भूल जाते हैं, फिर भूलने के बाद से अपना मार्क को विचलित हो जाते हैं। अच्छा, आप कितने सालों तक नीट का प्रिपरेशन किए? सर मैंने 3 ईयर तक नीट, मतलब 3 सालों तक नीट का प्रिपरेशन किए। अच्छा, 3 साल में पहले साल जब आप ड्रॉप आउट हुए तो आपका अगले साल तैयारी करने का इच्छा थी, प्रिपरेशन करने की इच्छा थी कि आपकी हिम्मत हार चुके? सर वो हर स्टूडेंट के अंदर ये होती है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, यही सोच के वो नेक्स्ट बार भी तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। नीट करके लोग किस फील्ड में एकदम सबसे ज्यादा अपने आप को गौरवान समझते हैं? सर नीट करने के बाद क्या होता है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर, मतलब डिग्री होती है एमबीबीएस, बीएमएस, मतलब ऐसे कुछ करके कॉलेज मिलते हैं, मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं वहाँ पे, ऐसे कुछ होता है वहाँ पे। अच्छा, नीट भारत में कौन से विभाग के माध्यम से होता है नीट? सर वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। मतलब यहाँ पे ना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें से कोई इसका लेना देना नहीं, राष्ट्रीय गवर्नमेंट है। अच्छा, ये बताइए नीट में किस तरह के लड़के को मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनको सफलता नीट में बेहतर तरीके से मिल सके? सर ये दरअसल बात है कि अगर जो स्टूडेंट अगर नीट का प्रिपरेशन करना चाहे तो 11th के साथ ही स्टार्ट करे तो बेटर रहेगा। अच्छा, इसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन सा फुल्ली प्रिपरेशन होना चाहिए? सर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, इसमें किसी मान लीजिए अगर 12th का 11th से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11th में बायोलॉजी लेना अनिवार्य है। अगर मैथ से कोई करे तो नीट का पेपर दे सकता है, लेकिन उसको जब सिलेक्शन होगा, मतलब काउंसलिंग के लिए जाएगा तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब बायोलॉजी होना एकदम कंपल्सरी जरूरी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितना क्वेश्चन आते हैं? सर इसमें 180 क्वेश्चन आते हैं जी, और ये टोटल 720 मार्क का होता है। और अधिक से अधिक जितना लाएंगे बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको प्रोवाइड होगा। अच्छा, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे नीट का तो शुरुआती की जर्नी कैसी थी? और पहले साल आप ड्रॉप आउट हुए तो आपको मतलब उस ड्रॉप आउट के बाद से क्या सीखने को मिला? सर एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जोर शोरों से सब तैयारी चलती है, पहले साल चलती है, ठीक वैसे ही चली। जब एग्जाम पास आ गया तो थोड़ा दिक्कत होने लगी, फिर एग्जाम दिए, नहीं हो पाया तो ड्रॉप लेना पड़ा। तो सेकेंड ईयर जब तैयारी किए तो वैसे ही हुआ सेम, तो वैसे ही चला गया। और थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर अभी पेयरिंग है। पेयरिंग में। अच्छा, नीट में जो सब्जेक्ट अभी बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अच्छा इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th के बाद से भर सकते हैं कि इसमें कौन से सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है? सर ये 12th के साथ ही हो सकता है। 12th के साथ पेयरिंग रहेगा तो हो जाएगा, प्रिपरेशन में रहेगा तो हो सकता है। इसमें कितना % लाना अनिवार्य होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? सर इन तीनों को मिला के 50 से 55% रहेगा तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए तैयारी खुद से करना पड़ता है या किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाकर के करना पड़ता है? किसी भी एग्जाम की तैयारी खुद से नहीं की जा सकती है, या कोचिंग संस्था रहे या आप ऑनलाइन कहीं पढ़ाई करें, मतलब कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, आजकल के हम बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स को देख रहे हैं जो प्रिपरेशन लाइन में, चाहे वो नीट हो या फिर भारत की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उस चीज को समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूँ कि वो डायरेक्ट
लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था ढूंढ लेते हैं। तो उन लोगों के लिए वो चीज़ अच्छी होती है कि डायरेक्ट ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं। एक ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या होता है? फर्क होता है सर मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको सामने से आपके जी। गाइडर जो रहेंगे जी, जी। वो सामने से गाइड करेंगे। और ऑनलाइन में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। Distraction। जैसे कि आप क्लास स्टार्ट किए तब तक किसी का नोटिफिकेशन आ जाता है ऐसे कुछ करके, जी। या फोन चार्ज हो, फोन रिचार्ज हो, ऐसे कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। अच्छा, हमने एक नीट के बारे में और भी सुना है कि नीट की तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है। जी सर, अगर ऑफलाइन इसका प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो लाखों में इसका फी होती है, जी जी। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लेते भी हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि वही व्यवस्था को थोड़ा कम करके नहीं होता है, थोड़ा जी, कम पैकेज पे, प्राइस पे स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, वहाँ भी एक ऐसा होता है कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद सब कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको थोड़ा सा परसेंटेज कम हाँ, कर देते हैं, जिस तरह उसका से। हर ये होता है कि हर अपना अपना इंस्टीट्यूट हर अपना अपना सेट कराता है। जी जी। जैसे पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू का है तो पीडब्ल्यू सेट, एलएन है तो एलएन सेट के नाम से, मोशन है तो मोशन सेट के नाम से, मतलब स्कॉलरशिप के लिए वो फॉर्म आता है। तो वो स्कॉलरशिप जो आपके फी में डिस्काउंट होकर के हाँ, हो जाता है। वो 90% तक दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऐसा बाउंडेशन होता है कि आप नीट का 2 बार 3 बार या 4 बार कितने बार पेपर दे सकते हैं? सर इसका एज लिमिटेशन एज लिमिटेशन नहीं है। ऐसे माना जाता है कि आप 35 ईयर ओल्ड होंगे तो आप पेपर नहीं दे सकते, नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि 35 ईयर ओल्ड होने के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं करता है। अच्छा, इसमें हम बहुत सारे अभी नीट का रिजल्ट निकला तो उसमें बहुत सारे हम मतलब कि कैंडिडेट को देखे जो कम ही अवस्था में नीट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो नीट क्वालिफाई करता है तो उसको मतलब कितने सालों तक और क्या करना पड़ता है? सर इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर टाइम टू टाइमली नीट क्वालिफाई कर दे तो उसको अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे वो एमबीबीएस, अगर वो रैंक अच्छा है, मतलब रैंक अच्छा है तो एमबीबीएस की सीटें उसको मिलेगी। अगर एमबीबीएस वो करता है 5.5 साल तक एमबीबीएस करेगा, 2 साल पीजी करेगा, 3 साल बाद वो मतलब कुछ करेगा, 8.5 साल बाद वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन के निकलेगा। मतलब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम कर सकता है। अच्छा, इसमें मतलब कि आप जब नीट ड्रॉप आउट हुए तो आपकी कहाँ कमी कभी आपको फील हुआ कि हमारी जो कमजोरी रही ये कहाँ रही? सर इसमें क्या होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई किए थे जी। तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ उम्मीदें रहती है कि इस बार हो जाएगा ऐसे कुछ करके, तो लास्ट तक चल के कुछ दिक्कतें हो गई फ़ोन उनसे संबंधित। तो बाद में क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम पास आया तो थोड़ा टेंशन हुआ और फिर एक वैसा एग्ज़ाम हम दे दिए। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन जो कराती है, चाहे वो कोई भी कराता हो, तो कोई भी अगर उसमें 100% दे रहा है तो उसको मोबाइल यूज़ करना या ज़्यादा यूज़ करना। अच्छा, मोबाइल पे आपका क्या विचार होता है? सर ये क्या, एक नीट स्टूडेंट को फ़ोन यूज लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होती है सर। तो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी 100% इम्पोर्टेंट है कि वो एनसीईआरटी को ही रीड आउट करें। मोबाइल को छोड़ करके एनसीईआरटी को रीड आउट करें तो हो सकता है, मतलब बिना फ़ोन टच किए। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो ऑफलाइन अगर है तो सही है, नहीं तो ऑनलाइन में तो फ़ोन यूज़ करना है। जैसे मोबाइल की जगह पे आजकल कैंडिडेट को लैपटॉप दिया जाए तो लैपटॉप मतलब ज़्यादा उनके लिए मतलब एडवांटेज साबित होता है या फ़ोन? सर वैसे तो एडवांटेज लैपटॉप अच्छा है, क्योंकि उसमें बड़ा स्क्रीन रहेगा, अच्छा से पढ़ेगा, ऑफलाइन की फील आएगी जी। ऐसे कुछ करके होगा। अच्छा, फ़ोन भी नहीं आएगा उससे? क्या फ़ोन? मतलब कि लैपटॉप रहेगा तो मतलब ज़्यादा अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन नहीं, हाँ ये सब से बचेगा, ये लैपटॉप एक स्टूडेंट बच सकता है। हाँ, घर वाले अगर उसको कहीं अगर कह रहे कि भाई तुम मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए काम हम, अच्छा हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर स्ट्रेस है, जिस बच्चे के ऊपर ज़्यादा मतलब घर वालों का प्रेशराइज है, तो एक चीज़ जो नीट क्वालिफाई जो नीट की प्रिपरेशन करता है, अपीयर्स करता है, तो उसके ऊपर किस तरह से मतलब उसके घर वालों का प्रेशराइज स्ट्रेस रहता है कि भाई तुमको ये करना है।
सर क्या होता है कि जब एक नीट स्टूडेंट जब नीट की मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, जी जी। वो खुद को अपने को एक डॉक्टर मान लेता है। तो उसके पेरेंट्स जब उसको बैच अगर ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बैच दिलवाए होते हैं, तो वो इस उम्मीद से मतलब ऐसी रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि सर कुछ हद तक पढ़ाई करेगा, कुछ हद के बाद क्या हो जाता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो अपनी मतलब भावनाओं से या घर में। तो उसके बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है कि आपको इतना घंटा से इतना घंटा तक पढ़ना है, कौन से विषय पे कितना घंटा देना है? चाहे आपको तो ये बहुत बढ़िया से पता होगा कि कौन सी सब्जेक्ट को किस टाइम में पढ़ने के बाद से बेहतर रिजल्ट चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई भी नीट एस्पिरेंट हो तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही होता है, बायोलॉजी ही होता है। तो वो बायोलॉजी को पहले रीड आउट करता है, यानी पहले पढ़ता है। तो ठीक ज़्यादा टाइम बायो को अगर देगा तो फिर केमिस्ट्री छूटेगी, फिजिक्स छूटेगा। तो अगर ज़्यादा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को देगा तो बायो भी छूटेगा। तो तीनों को लिमिट में लेकर चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि तीनों सिलेक्शन टाइम हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषय आपको कौन समय अच्छा लगा कि इस टाइम में बायोलॉजी या फिर इस टाइम में हमको केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ना, हमारे दिमाग मतलब इस पे बहुत ज्यादा काम करता है। एक टाइम मतलब हम टाइम जानना चाहते हैं कि कौन से समय में कौन से विषय बस पढ़ना है। सर ये क्या होता है कि इसमें अगर हर स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है कि हमको इस टाइम पे ये चीज़ समझ में आता है। तो मेरा क्या था कि मुझे मॉर्निंग में अगर हम लाइब्रेरी जाते थे 8 बजे 8 बजे से, तो पहले बायो पढ़ते थे। बायोलॉजी 1-1.5 घंटे तक पढ़ने के बाद उसके बाद हम थोड़ा इधर उधर करके फ़ोन 5 मिनट चलाने के बाद उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी एक को चूज करके पढ़ाई करते थे। अच्छा, एक ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जो लड़का ज़्यादा पढ़ लेता है, चाहे बड़े बड़े जो टीचर संस्था वगैरह जो ऑनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अलग सर है जो PW के जो डायरेक्टर है, वो भी अपनी बातों में अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप 5 से 10 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल कर लीजिए। ये सही साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए कि या फिर और भी वो हो जाता है? सर वो अपने हिसाब से तो सही बताएं। जैसे कोई भी स्टूडेंट बोरिंग से होती बोरिंग, तो पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग जैसी फील हो तो आप फोन देख ले या कहीं घूम टहल ले, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो फोन को बताइए। तो मतलब फोन ज्यादा चलाना अच्छा है या 5 मिनट के लिए बाहर जाकर के अपने माइंड को रिलैक्स करना सही है? सर एक स्टूडेंट के लिए तो बाहर ही जाना चाहिए। तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल तो वो सर कोई ये रहता है कि लाइब्रेरी में रहता है तो बाहर ना जा सके तो इस फोन की यूज से कर। अच्छा, आपने जब नीट की तैयारी शुरू में की तो आपके दिमाग में क्या था कि मुझे आपकी बार सिलेक्शन लेना है कि फिर अपने आप से कहीं नहीं आपकी बार केवल प्रिपरेशन करें, अगली बार एग्जाम देंगे? सर मैंने स्टार्टिंग में जब पहले तो मैं नीट को जानता ही नहीं था कि नीट भी कुछ होता है। तो 11th के बाद मैंने जाना और फिर मैंने डाउटनट से स्टार्टिंग किया था। डाउटनट होती प्लेटफॉर्म में, तो उससे मैंने ऑनलाइन ही बैच लिया, पढ़ाई किया कुछ दिन तक। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, तो 1 मंथ ऐसे ही बीत गया। दूसरे तीसरे मंथ में समझ आने लगा कुछ ऐसे टीचर से एडवांटेज बैठ गया था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पढ़ने के बाद कुछ दिन वहाँ पढ़ाई किए, 7-8 महीने तक पढ़े, तो फिर बैकलॉग लग गया थोड़ा। जैसे घर के काम इधर उधर, वो क्या घर वाले नहीं जानते हैं कि हमारा बच्चा मतलब क्या कर रहा है इस टाइम की, मोबाइल चला रहा है, उसको लगा कि मोबाइल चला रहा है दिन भर। तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन शुरुआत के समय। तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, फिर ड्रॉप लेना है। मतलब आप मतलब कि एक ड्रॉप आउट है, नीट ड्रॉप आउट है, तो हमेशा लोग सफल व्यक्ति या नीट जो क्वालिफाई करते हैं उनकी बातों और स्टेटमेंट को सुनते हैं, उनको सीखने को मिलता है। अच्छा, आपको ऐसी क्या चीज लगी कि हमें ऐसे पॉडकास्ट देनी चाहिए जो प्रिपरेशन समय में है? जैसे आपने 3 बार दिया, हिम्मत नहीं आ रही, फिर से आप क्वालिफाई कर लिए। उसके उसी तरह से कोई लड़का अगर ड्रॉप आउट होता है तो जैसे कि अलग अगर गांव में जाता है तो तरह तरह की बातें उसके बारे में की जाती है। तो उन लोगों की बात सुन करके वो नीट जो प्रिपरेशन है उसको बंद कर देना चाहिए, दूसरे चीज की तैयारी में लग जाना चाहिए, फिर या उसको ये है कि हमको नीट कभी ना कभी क्वालिफाई करना है, उसको उसी में लगना चाहिए? सर इसमें क्या होता है कि उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कितनों को जल्द सक्सेस होना अच्छा मतलब कि सफल होने में इंटरेस्ट होती है कि हम जल्दी से सफल हो जाएं। और कितने स्टूडेंट होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है तो हम कुछ करेंगे, लास्ट तक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो कि वो नीट के अलावा भी कितने एग्जाम होते हैं वो देखकर जल्दी वो कामयाब। अच्छा, आप पूरे भारत में कितने सीट आते हैं जब नीट के? सर ये टोटल 1,10,000 1,05,000 प्रति वर्ष इतने को मतलब वहाँ पे लेना होता है एवरेज में, यही सब। तो उसमें से कौन लड़के मतलब कि नीट क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ बाहर हो जाते हैं? बाहर होते हैं अगर रैंक अच्छा अगर आ जाए, जैसे
25 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, 21 लाख 22 लाख बच्चे फॉर्म मतलब एग्जाम दिए हैं। तो इतने बच्चे जब एग्जाम देंगे तो उनमें से 1 लाख का सिलेक्शन लेना है। तो अब इसके ही वजह से उसमें क्या होता है कि रैंक इधर उधर हो जाएगी ज़्यादा को, तो अगर उसको 600 प्लस ही मार्क रहेगा तो रैंक ज़्यादा पीछे है तो नहीं मिल सकता है। अच्छा, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ मतलब क्या रिजर्वेशन होती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए ST SC OBC को मतलब ST को ज़्यादा कुछ मिलती है, मतलब उसके ST के कैंडिडेट बहुत कम लड़के रहते हैं। अच्छा, OBC बहुत ज़्यादा है और जनरल। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने कितना समय तक मतलब एक दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? सर स्टार्टिंग में तो 14 से पढ़ाई किया तो 15 16 15 14 ऐसे कुछ मतलब इतना घंटे तक पढ़ाई 15 14 तो हो जाता था। और लास्ट में चलते चलते नहीं होता है, बीच में 6 7 8, बीच में 6 7 8 और लास्ट तक जाकर फिर बढ़ा और एग्जाम ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसी शुरुआत में अधिक, फिर बीच में कम हो जाता है, अंत में अधिक हो जाते हैं। अच्छा, और मुझे बहुत विशेष तरीके से जानना है आपसे कि नीट आपके अनुसार से भारत की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन किस कराती है? मतलब नीट सबसे हाई मतलब इसका एग्जामिनेशन होता है। आपके अलावा और कौन ऐसे एग्जामिनेशन है जो बहुत भारत में टफ मानी जाती है? सर ऐसे तो UPSC है, इसके अलावा इसको हम लोग कितने लोग बोलते हैं JEE एडवांस भी है, बट JEE नहीं है, JEE एडवांस हार्ड है। हाँ, JEE नीट ये तो लेवल में आते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई अगर नीट क्वालिफाई करता है, मतलब पूरा समय 7-8 साल लेने के बाद से वो सक्सेसफुल होता है, तो उसकी पेमेंट्स कितनी होती है, उसकी सैलरी लगभग कोई? सर वो क्या होता है कि उसमें वो तो नीट एग्जाम का क्लियर करने के बाद उसको कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे 3-3.5 साल वो ऐसे पढ़ाई करेगा, तो इंटर्नशिप लगती है, उसके हिसाब से उसको इंटर्नशिप से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं से चालू हो जाती है इंटर्नशिप से अर्निंग स्टार्ट। अच्छा, शुरुआत में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए पेमेंट पे करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? सर उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप अगर प्राइवेट से करेंगे तो इसे पे करना पड़ेगा, एग्जाम करके जाएंगे काउंसलिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ देना पड़ेगा। जैसे जहाँ आपको 10,000 लगेगा, आप नीट एक्सपेंट है तो मतलब क्लियर करके गए हैं तो 100 रुपये में हो जाएगा आपका। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी रास्ता है कि बिना नीट क्वालिफाई किए ही हम उस चीज को पा सकते हैं? हाँ है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में सब आता है। मतलब कि नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे आप चाहे तो? हाँ, मतलब करेंगे तो प्राइवेट से कर सकते, उसके लिए पैसा ज्यादा लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भारत छोड़ करके अलग अलग देशों में वहीं यही पढ़ाई चीज करने के लिए जाते हैं, तो मतलब उनका क्या प्रोसेस होता है वो चीजें? सर उसमें क्या होता है कि अगर अब हम ही हैं, अगर हमको जाना होगा अब्रॉड पढ़ने के लिए, इटली रसिया कहीं भी MBBS करने के लिए, तो वहाँ पे जाने के बाद एडमिशन ले लेंगे, कम ही में क्या होता है कि MBBS हम कंप्लीट कर सकते हैं, 5 लाख 6 लाख में कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि फिर वहाँ के गवर्नमेंट से वहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा कि आप मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आप इंडिया में आएंगे तो यहाँ के गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर यहाँ पे कहा पाएंगे अपने आप को। ऐसे अच्छा, एक चीज बताइए कि जो नीट मतलब कि बहुत साल तक पेपर दिया, नीट ड्रॉप आउट है और उसका से नीट नहीं निकला, तो फिर अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा अभी बहुत बेहतर होता है कि उसी से रिलेटेड जो चीजें होती है वो किस और मतलब अपने लिए रास्ता बना सकता है? सर वो अगर एक रियल एस्पिरेंट रहेगा नीट के लिए तो उसके लिए बहुत से रास्ते हैं, क्योंकि नीट के अलावा भी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए कई ऑप्शन होते हैं, जैसे BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल का, और भी होते हैं, एम्स अलग कैंडिडेट का आता है, तो ऐसे एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेज तक ले जा सकते हैं। मतलब कि बिना मतलब नीट क्वालिफाई किए भी आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक तो अभी बताया प्राइवेट सेक्टर से मतलब जा सकते हैं, हाँ उसमें तो दूसरे देश में जाकर के MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसकी अलग प्रोसेस है। नीट करने के बाद से मेडिकल या MBBS करने के लिए अलग प्रोसेस है जी। नीट नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस है जी, लेकिन सब बनते तो डॉक्टर ही है। अच्छा, नीट अगर मानते हैं नीट कोई क्वालिफाई कर लेता है, उसको मतलब कि जो कॉलेज है गवर्नमेंट मिल गया, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट एक डॉक्टर है या फिर प्राइवेट डॉक्टर है? नहीं, उसके लिए उसको तो डॉक्टर ये मैं नहीं कहूँगा प्राइवेट डॉक्टर बने गवर्नमेंट डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के बाद उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहता है। मतलब कोई स्टूडेंट बन गया तो उसको क्या होगा कि उसमें वो सोचेगा कि हम कोई एग्जाम निकाल के सरकारी हॉस्पिटल में हमारा लग जाए,
यहीं पे हम सर्विस अपना कर सकें। जी। तो क्या होगा कि अब कोई होते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद खुद का हॉस्पिटल और खुद का क्लिनिक चलाना चाहते हैं, तो अच्छा, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपके अनुसार कोई ऐसा नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हो जिनकी जो स्ट्रगल बहुत हार्ड रही हो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में वो प्रिपरेशंस किया हो, नीट क्वालिफाई कर लिया, उसको सफलता मिल गई हो, तो कोई ऐसा एस्पिरेंट्स है जो देख करके आपको बहुत ज़्यादा उनकी कहानी देख करके या सुन करके बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिली हो, कोई ऐसा है आपके मतलब नज़र में? सर एक सौरभ नाम का लड़का है, मतलब नीट एस्पिरेंट था। वो उसकी स्टोरी मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल painful थी। थी। हाँ, वो बताता था अपने इंटरव्यू में कि हमको ये दिक्कतें होती थी पढ़ाई करते टाइम। और फिर उन्होंने, उसका रैंक था शायद 137 38 ऐसे कुछ जी। करके था उसका। तो हर वो एक अच्छा था। मतलब चाहने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी रास्ता बहुत हार्ड नहीं है, अगर वो शिद्दत से चाह दे तो वो सारा पॉसिबिलिटी मंजिल को है, अपनी मिल जाएगी। चलिए, आपको क्या नीट के बारे में सीखने को मिला, सुनने को मिला? अच्छा, आप जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कोई संदेश जो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी दे, तो क्या कहेंगे उनके लिए? सर क्या होता है कि कॉन्सिस्टेंसी सबसे मैटर करती है इसमें। कॉन्सिस्टेंसी, मोटिवेशन और एक्यूरेसी रहे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, कभी कोई पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस दिमाग में आता है ना, वो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं सर? स्ट्रेस आए तो आप खुद को जी जी, ऐसे कुछ पहले जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको रिलैक्स फील हो, ऐसे कुछ करके। हाँ अच्छा, इसमें पेरेंट्स का कितना योगदान होता है? सर, इसमें पेरेंट्स अगर अच्छे होते हैं कि नहीं होता है, कोई गांव के अगर कोई लड़का है तो उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे कि मतलब ये हमारा चीजें क्या बच्चा है? किस चीज का प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या चीज है। अगर वही कोई सिटीजन में होगा, कोई अच्छा मतलब उसके पेरेंट्स एजुकेटेड हो, मतलब जी, जी। एजुकेशन मतलब शिक्षित हो, तो वो समझ पाएंगे कि हमारा लड़का किस चीज की तैयारी करे, उसको किस लेवल का हम सुविधा दें, जी। तो वो गाँव के लोगों को नहीं होता। चलिए, तो एक संदेश उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से, 2 शब्द उनके बारे में। सर यही कि मोटिवेशन आपका आप खुद हैं, आप चाहें तो जो मन वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका सक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, अधिक से अधिक एस्पायरेंट्स के पास शेयर करिए ताकि उनके अंदर भी एक ड्रॉप आउट फिर से उस चीज को क्वालिफाई करके नीट में सिलेक्शंस लेना, ये बहुत एक एनर्जेटिक कह सकते हैं। और स्ट्रगल, सबकी जीवन स्ट्रगल है, कोई ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रगल किए वो अपनी मंजिल को पा सकता है। चलिए, धन्यवाद चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।